हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बच्चों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द ट्यूशन पॉइंट। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होता है तभी आपका चैप्टर में इंटरेस्ट आता है और आप उस चैप्टर की जो भी प्रॉब्लम होती है उनको अच्छे से सॉल्व भी कर पाते हो। इसलिए बच्चों, इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तो आपको क्लास 10th में मिल रही है, 9th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा होगा, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि फिर भी किसी भी बच्चे का अगर छूट गया हो या आपको भूल गया हो तो फिर से एक बार आपका रिवाइज हो जाए। क्योंकि बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि 10th में तो आपको यूज आएगा ही बहुत ज्यादा, लेकिन 11th 12th में बहुत ज्यादा इसका यूज है। बच्चों, यहां तक कि 11th और 12th की 80% प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही हेल्प से होता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथ्स हो। हर तरह की प्रॉब्लम आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्व होती है, तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेनली ज्योमेट्री का ही एक पार्ट होता है, और आपको पता है कि ज्योमेट्री क्या होती है? मैथमेटिक्स का पार्ट होती है। तो बच्चों, यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री और ज्योमेट्री से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो बच्चों, ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री का मेन जो कंसेप्ट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के फिगर, शेप, साइज, पॉइंट, पोजीशन, ये सारी चीजों को डिफाइन करता है। ओके बच्चों, तो ज्योमेट्री में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ज्योमेट्री होती क्या है, ज्योमेट्री के फादर कौन है, ज्योमेट्री के यूजेस क्या हैं, ज्योमेट्री के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो बच्चों, अगर ज्योमेट्री की हम बात करें तो ज्योमेट्री दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? जियो प्लस मेट्रिया। जियो प्लस मेट्रिया। अगर बच्चों हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री जो है ये ग्रीक वर्ड जियो प्लस मेट्रिया से बना हुआ है। अब बच्चों, जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रिया का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरिंग। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रिया का मतलब होता है मेजरिंग। मतलब कि हम ज्योमेट्री में क्या चीजें पढ़ते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी फिगर की मेजरिंग करते हैं, उसके पोजीशन के बारे में बात करते हैं और भी बहुत सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ज्योमेट्री के जो फादर हैं वो कौन है? यूक्लिड। यूक्लिड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड, है ना। बहुत सारी थ्योरम्स इन्होंने दी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ रहे हो, तो वो यूक्लिड ने ही दिया था। तो ज्योमेट्री के जो फादर हैं, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था अराउंड 300 बीसी। अराउंड 300 बीसी, 300 बीसी में ही इन्होंने क्या किया था? ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस किया था। तो बच्चों, यूक्लिड को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? यूक्लिड। यूक्लिड को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं। अब बच्चों, ज्योमेट्री का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो क्या है? बच्चों, ज्योमेट्री में हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं, पॉइंट्स की, लाइंस की बात करते हैं, लाइंस की बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं? प्लेन की बात करते हैं। अब बच्चों, आप बताओ, पॉइंट्स में सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम लाइंस की बात करें तो लाइंस में आपके एंगल आ जाएंगे, ट्रायंगल्स आ जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल आ जाएंगे, ये सारी चीजें आ जाएंगी। प्लेन की अगर हम बात करें तो प्लेन में हमारे पास दो तरह के प्लेन होते हैं, 2D प्लेन एंड 3D प्लेन। तो 2D प्लेन में आप लोग पढ़े हो 2D फिगर्स कौन कौन से होते हैं, 3D फिगर्स कौन कौन से होते हैं, इसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग ज्योमेट्री में करेंगे। बट ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया जिससे कि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। अब बच्चों, इसी ज्योमेट्री में एक पार्ट होता है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो होती है उसमें हम लोग स्पेशली पॉइंट्स की बात करते हैं, उसमें स्पेशली पॉइंट्स की बात करते हैं, लाइंस की बात करते हैं। तो उस एनालिटिकल ज्योमेट्री का ही जो पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए बच्चों देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूजेस क्या क्या है हमारी लाइफ में, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रेगुलर लाइफ में भी। विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कुछ भी चीजें सोच नहीं सकते हो। सपोज अगर आपको किसी की लोकेशन बतानी है, सपोज कि अगर कोई आपसे पूछा कि भाई आपकी स्कूल कहां है, तो आपने एक पर्टिकुलर लैंडमार्क बता दिया कि इस प्लेस पे हमारी स्कूल है। क्लियर है, आपने लैंडमार्क से तो अपने स्कूल को डिफाइन कर दिया। लेकिन अगर कोई पूछे आपसे कि आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आप कैसे बताओगे बताइए? आप सबसे पहले एक क्वेश्चन उससे पूछोगे कि कहां से कितनी दूर है। अरे ऐसे तो आप कहीं से भी बता सकते हो कि मैं बताऊंगा अपने घर से, हाँ, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा मतलब घर से नहीं, मेरा मतलब कहीं और से पूछने का था। तो सबसे पहली चीज कि अगर किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो उसको किसी दूसरे पॉइंट के बिहाफ पे ही उसको लोकेट कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज तो यही हो गई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग यही चीजें तो पढ़ते हो। तो बच्चों इन सब चीजों की भी बात करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले, क्योंकि हमारा मेन पार्ट यही है तो हम इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। वो सब चीजें मैंने सिर्फ ओवरव्यू दी हैं, ठीक है, कि आपको चैप्टर में कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इंट्रोडक्शन का। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पे लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज the branch of geometry that studies about the position of a point with the help of coordinate, with the help of coordinates। बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के पोजीशन की बात करते हैं। तो उसकी पोजीशन आप कैसे डिफाइन करोगे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कैसे डिफाइन करोगे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों, इस चीज को भी हम लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे, ठीक है। बट अभी हम कोऑर्डिनेट बता दे रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ये होते क्या है। कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट बच्चों एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में अरेंज होते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर एक न्यू वर्ड है जो कि 11th क्लास में आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग वहां पे सेट, रिलेशन, फंक्शन पढ़ोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां पे। बट आप देख लो कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स आर द न्यूमेरिकल वैल्यू in ordered pair which helps to define the position of पॉइंट। बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं और ये क्या करते हैं? ये किसी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं। तो मेन बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देख रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आधा पार्ट कोऑर्डिनेट ही ले लिया है, तो जाहिर सी बात है इसका आधा कंट्रीब्यूशन भी होगा यहाँ पे, है ना। तो कोऑर्डिनेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन है बच्चों? रेने डिस्कार्टिस। बच्चों रेने डिस्कार्टिस के बारे में एक स्टोरी है, थोड़ा सा मैं उसको भी आप लोगों को बता दे रहा हूं, शायद उससे भी आपका काफी अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों रेने डिस्कार्टिस एक बार क्या कर रहे थे, अपने रूम में लेटे हुए थे बेड पे। अब इनके एक फ्रेंड हैं जिनको हम लोग पेरी डी फर्मेट बोलते हैं, ठीक है, जिनका नाम पेरी डी फर्मेट, वो भी मैथमेटिशियन ही हैं। तो पेरी डी फर्मेट आए और उन्होंने इनसे पूछा कि भाई क्या हालचाल है, क्या कर रहे हो? तो बोले कि कुछ नहीं यार, मेडिटेशन कर रहा हूं। तो बोले लेट के मेडिटेशन कर रहे हो? तो बोले कि हाँ लेट के मेडिटेशन कर रहा हूं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे मेडिटेशन कर रहे हो, हमको भी बताओ भाई, लेट के करने में बहुत मजा आती है, हम भी आराम से लेटे रहेंगे, मेडिटेशन का मेडिटेशन होता रहेगा और रेस्ट भी करते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये देखो हमारे रूफ पे एक पॉइंट है, उसी पॉइंट को मैं देखता रहता हूं, तो उससे हमारा फोकस एक ही जगह पे कंसंट्रेट रहता है। तो वो आए, बोले कि हाँ दिखाओ मेरे को कहाँ पॉइंट है। तो अब इन्होंने क्या किया कि वो देखो वो देखो, तो अब बार बार, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है तो उसको इतनी जल्दी कोई तो देख नहीं पाएगा। तो अब ये बार बार उंगली उधर साइड में करके कह रहे उधर नहीं उधर देखो, उधर नहीं उधर देखो, ऐसे ये बता रहे। लगभग 10 मिनट इनको लग गए, तब जाके उनको पता नहीं दिखा भी कि नहीं। अब देखेंगे बहुत ज्यादा परेशान, हाँ हाँ भाई देख लिया, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है तुम मेडिटेशन करो, हम चलते हैं। अच्छा, पेरी डी फर्मेट वहां से चले गए। तो रेने डिस्कार्टिस के माइंड में बहुत तरह के क्वेश्चन आने लगे कि ठीक है इस पॉइंट को तो मैं देख रहा हूं, बट अगर कोई आ गया और उसको हमको बताना है कि ये पॉइंट कहां पे है, तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? अब बार बार तो ऐसे हम करेंगे, पता चला 100 लोगों को अगर उस पॉइंट को दिखाना हो तो 100 लोगों को आप लेके 10 मिनट तक दिखाओ कि अरे उधर नहीं उधर, उधर नहीं उधर, भाई रूप पे आप पहुंच तो सकते नहीं हो, है ना। तो आप अगर ऐसे उंगली से इशारा करके दिखाओगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले की जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी उंगली के इशारों पे नजर चल रही है, तो उसको देखने में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कुछ लोगों को दिखे, कुछ लोगों को नहीं दिखे, कुछ लोग इरिटेट होके भाग जाएं। तो इस तरह का थॉट इनके दिमाग में आया। तो बहुत ज्यादा टाइम तक सोचने के बाद पेरी डी फर्मेट के माइंड में एक थॉट आया कि रूफ जो है वो तो कुछ इस शेप में है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में। तो इन्होंने कहा कि भाई ये पूरा स्ट्रेट यहां पे बाउंड्री है हमारे रूफ में, तो और सपोज पॉइंट यहां पे था, क्लियर है, पॉइंट यहां पे था। अब इस पॉइंट को उनको लोकेट करना है, इस पॉइंट की एक पोजीशन ऐसी डिफाइन करनी है कि कोई भी आए तो वो उस पॉइंट को देख पाए, बार बार उंगली से इशारे न करने पड़े। तो इन्होंने सोचा कि अगर हम किसी भी 2 बाउंड्री ले लेते हैं, कोई भी अगर हम 2 बाउंड्री ले लेते हैं जो कि एडजेसेंट हो, ऐसा नहीं कि एक ये ले लो एक ये ले लो, एडजेसेंट बाउंड्री अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हम देखें तो इस बाउंड्री से यहां तक हम चलें, यहां तक चले, और इस बाउंड्री से हम यहां तक चलें, तब जाके इस पॉइंट को हम देख सकते हैं। मतलब ये डिफाइन कर लें तभी हम इस पॉइंट को देख पाएंगे, नहीं तो हमको बार बार उंगली से ही इशारा करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि अब इसको कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड कर लिया। 5 6 7 कुछ भी किया होगा, लेकिन कंसेप्ट यही था। तो इन्होंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और इस इधर भी इक्वल पार्ट में 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और ये जो डिवीजन था, क्योंकि ये कोई मेजरमेंट तो है नहीं बच्चों, तो इस डिवीजन को उन्होंने क्या बोला? यूनिट्स। क्या बोला? यूनिट्स। भाई इसको सेंटीमीटर तो बोल नहीं सकते हैं, मिलीमीटर फीट तो बोल नहीं सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट तो था नहीं ये तो बस यहां तक की जितनी भी डिस्टेंस थी उसको कई इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब डिवाइड कर लिया तो अब इस पॉइंट की इनको पोजीशन बताने में
कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा बता दिया, ठीक है। कैसे बताया कि भाई यहां से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, मतलब इधर हम कितना चलेंगे, 5 यूनिट चलेंगे, और इधर कितना चलेंगे, 4 यूनिट चलेंगे। कितना बच्चों, 4 यूनिट चलेंगे, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ इनके माइंड में थॉट आए, और यहीं से डेवलपमेंट हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बर्थ हुआ, यहीं से इन्होंने इसको डिफाइन करना शुरू किया। तो इसीलिए रेने डिस्कार्टिस को हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो इस तरह का कुछ इनके माइंड में थॉट आया था, और यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग हुई। अब बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब स्टार्टिंग हुई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोगों ने अभी देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब बच्चों इस जो पोजीशन थी, इसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए इन्होंने जो यहाँ पे वैल्यूज दी, भाई ये कितना है, 5 यूनिट है, ये कितना है, 4 यूनिट है। तो सबसे पहले इन्होंने इसी एक्सिस को डिफाइन किया। तो ये कितना हो गया, 5 यूनिट, और फिर ये वाला कितना हो गया, 4 यूनिट। तो इसको इन्होंने बच्चों क्या बोला, कोऑर्डिनेट। क्या बोला, कोऑर्डिनेट, ठीक है। और बच्चों हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको अभी अभी हमने बताया कि फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में हम किसकी बात करते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं, क्लियर है, प्लेन की बात करते हैं। तो यहां पे बच्चों पॉइंट की बात कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हमने डिफाइन किससे किया, इन दो नंबर से, इन दोनों नंबर से, ये न्यूमेरिकल वैल्यू से हमने डिफाइन किया, क्लियर है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को इन्होंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट बोला। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ये हो गया, और स्टडी किसकी कर रहे हैं, पॉइंट की। पॉइंट किसमें हम देखते हैं, किसमें, ज्योमेट्री में। तो यहीं से बर्थ हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? अब बच्चों जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम डिफाइन करने लगे। तो अभी आपने कुछ देर पहले डेफिनेशन भी देखा है ना, क्या होती है डेफिनेशन। अब बच्चों मेन बात यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, किस सिस्टम को हम इस साल पढ़ाई करेंगे, किस सिस्टम के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेनली 4 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों होते और भी हैं, लेकिन मेन जो हैं वो 4 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो इन 4 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में कौन कौन से हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो अब बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सब आप 11th 12th में सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड फोर्थ होता है होमोजीनियस। कंप्यूटर की जो स्टडी करते होंगे ये होमोजीनियस पढ़ते होंगे, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। बच्चों ये मेनली 4 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए गए हैं, क्लियर है। तो अब बच्चों इन 4 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है, क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कभी भी आप इन सब कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम अगर सुनो तो एक कनेक्टिविटी आपकी यहां से बन जाए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमने क्लास 10th के इंट्रोडक्शन में ये सारे नेम्स पढ़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है ये कोऑर्डिनेट पोलर, सपोज करो कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया जाने लगा। अब आपको पता ही नहीं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस मैथमेटिक्स में किस ब्रांच का है, किस ब्रांच का टॉपिक है।
तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम होगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट अगर अब आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया जाने लगेगा तो आप तुरंत समझ जाओगे कि अच्छा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 4 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में ही, अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो ये सारे सिस्टम आपको इसीलिए जानना जरूरी है, कम से कम नेमिंग तो आपको पता रहे, तो एक कनेक्टिविटी बन जाएगी। क्योंकि बच्चों 11th क्लास में आपको इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, वहां पे डायरेक्टली वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, कंसेप्ट, क्योंकि वैसे भी इतने सारे फॉर्मूले रहते हैं, बेसिक्स पे कौन ध्यान देता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि आप हायर स्टडी करोगे तो वहां पे बहुत सारी इस तरह की डिफिकल्टीज आ सकती हैं, और वो डिफिकल्टीज ना आए इसीलिए मैं ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है? तो बच्चों ये तीनों आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बच्चों इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक नाम और बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों रेक्टेंगुलर इसको क्यों बोलते हैं ये भी अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम कार्टेशियन क्यों पड़ा? ये भी तो हो सकता है कि कुछ और भी नेम हो सकता है, इसको हम लोगों ने कार्टेशियन ही क्यों बोला? कोई खास वजह? बच्चों रेने डिस्कार्टिस, अभी आप लोगों ने देखा कि फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों इन सबको इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने बस देख लिया कि क्या है ये चीज, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अभी आप लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फादर कौन है? रेने डिस्कार्टिस। रेने डिस्कार्टिस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। क्लियर है? और इनका जो नेम का लैटिन वर्जन था उसका नाम क्या था? रेनेटियस कार्टेशियस। रेनेटियस कार्टेशियस, इनके नेम का जो लैटिन वर्जन था, लैटिन नेम क्या था? रेनेटियस कार्टेशियस। रेने डिस्कार्टिस का जो लैटिन वर्जन नेम था क्या था? रेनेटियस कार्टेशियस। इसी कार्टेशियस की वजह से कार्टेशियन प्लेन बना, इसी कार्टेशियस को कार्टेशियन बोला गया। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये कार्टेशियन कहीं और से नहीं आया है, ये इन्हीं के लैटिन वर्जन नेम से ही, कार्टेशियस से ही निकल के कार्टेशियन आया है। क्लियर है बच्चों? अब देखिए ये छोटी छोटी चीजें जब आप लोग हायर एजुकेशन में जाओगे, हायर क्लास में जाओगे, तो वहां पे ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। धीरे धीरे हिस्ट्री भी आप लोगों को पता होंगी। क्लियर है बच्चों? तो अब बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? तो बच्चों नंबर लाइंस के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि नंबर लाइंस क्या होती हैं। बिल्कुल देखते हैं। तो बच्चों अब बात आई कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों आप लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा, अब यहां से आप लोगों का मेन कंसेप्ट शुरू होता है। ठीक है, तो नंबर लाइंस के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि नंबर लाइंस क्या होती हैं। तो बिल्कुल बच्चों ये आपकी क्या हो गई? नंबर लाइन। क्लियर है? अब इन नंबर लाइंस में क्या होता है? मिडिल में 0 रहता है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इधर आपके निगेटिव नंबर 1 2 3 4। क्लियर है बच्चों? यहां पे आप लिख सकते हो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। अब इस नंबर लाइन को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज
रोटेट करें, अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, बच्चों एंटी क्लॉक याद रखना, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मीन पॉइंट हो गया, जीरो मीन पॉइंट हो गया, जितने नंबर इधर उतने ही नंबर इधर, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। क्लियर है? तो अब यहां पे जैसे ही हम इसको एंटी क्लॉक रोटेट करेंगे तो बच्चों ये वाली पोजीशन जो पॉजिटिव साइड वाली पोजीशन है वो कहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी, और निगेटिव साइड वाली पोजीशन कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे एक नंबर लाइन हम सिर्फ और सिर्फ ये आपको पॉजिटिव और निगेटिव समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। इसका एक रीजन भी है कि हम इसको एंटी क्लॉक ही क्यों मूव कराते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक नंबर लाइन और हम बच्चों लेते हैं और इस नंबर लाइन पे परपेंडिकुलरली उसको सेट करते हैं। तो एक नंबर लाइन हमने और ले ली जो कि परपेंडिकुलरली हमने इस पे सेट कर दिया, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो बच्चों हमने देखा कि यहां भी हमारे कैसे नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, मतलब 1 2 3 एंड 4। यहां भी क्या होंगे, 1 2 3 एंड 4, सॉरी सब में माइनस रहेगा। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और ये नंबर लाइंस क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्लियर है बच्चों? इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो इसको नेम रखते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होता है वाई एक्सिस। बच्चों यहां पे मेन पॉइंट हो गया 0, तो ये अगर x है तो इसकी इमेज यहां पे बनेगी, क्या होगी, x डैश होगी, और ये y है तो इसका इमेज यहां पे बनेगी y डैश। क्लियर है? तो बच्चों ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। अब ये कहां एक्सपेंड करता है, कहां तक, इसकी कोई लिमिट है? तो बच्चों इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये एक्सपेंड करता रहता है। ठीक है, ये इंफिनिटी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है, तो इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये एक्सपेंड करता रहता है। क्लियर है बच्चों? ये हो गया आपका कार्टेशियन प्लेन। अब बच्चों कार्टेशियन प्लेन में हम बात करते हैं कि क्वाड्रेंट की। अब बच्चों क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ द सरफेस प्लेन। ठीक है, कोई भी प्लेन है उसको 4th इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो बच्चों यहां पे अगर हम बोले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? अब बच्चों बात ये आई, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। क्या हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये फर्स्ट हो जाए, ये सेकंड हो जाए, ये थर्ड हो जाए, ये फोर्थ हो जाए? या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये फर्स्ट हो जाए, ये सेकंड हो जाए, ये थर्ड हो जाए, ये फोर्थ हो जाए? कर सकते हैं, बिल्कुल। कोई ना कोई तो वजह होगी कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है, यहां से नहीं स्टार्ट हो रहा है। नहीं तो ऐसे अगर कोई रीजन नहीं होता तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर देते। तो बच्चों ऐसा नहीं, उसकी भी एक वजह है। क्या वजह है, आइए देखते हैं। बच्चों किसी भी एंगल को जब आप मेजर करते हो तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही मेजर करते हो। आप अगर अपना प्रोटेक्टर देखो तो प्रोटेक्टर में भी जो एंगल की मेजरमेंट दी हुई है वो इस तरह से ऐसे दी हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग जिनको नहीं पता होगा वो बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे कि एंगल is always measure in anti-clock direction। अब ये आपको पता हो गया तो जाहिर सी बात है वो क्लियर हो गया। नहीं हो गया तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि कोई 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट, और उन स्टूडेंट्स को हमने कहा कि भाई 45 डिग्री का एंगल आप लोग बनाइए विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और कंपस।
कि 45 डिग्री का एंगल सभी लोग बना के हमको दिखाइए। अब बच्चों कुछ बच्चे तो क्या बोले, कुछ बच्चे बनाए, एक बच्चा ऐसे बना दिया 45 डिग्री, एक बच्चा जो है ऐसे बना दिया 45 डिग्री, एक बच्चा जो है वो ऐसे बना दिया 45 डिग्री, एक बच्चा ऐसे बना दिया 45 डिग्री, एक बच्चा जो है ऐसे बना दिया 45 डिग्री। तो अब सारे बच्चे हमारे पास ले आए चेक करने के लिए कि भाई चेक करिए सर कि हम लोगों के एंगल सही हैं कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है मैं इसको भी सही बोलूंगा, इसको भी सही बोलूंगा, इसको भी सही बोलूंगा, इसको भी सही बोलूंगा, इसको भी सही बोलूंगा अभी के लिए। बट जब आप हायर क्लास में जाओगे तो एंगल भी ड्रॉ करने की एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल को किस तरह से आप ड्रॉ करते हो। अगर उसको राइट डायरेक्शन में आप ड्रॉ नहीं करोगे तो एंगल आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो एंगल को हम कहें तो हम हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्ट, यहां पे तो हमने एक लाइन दे दिया, ठीक है, इन दोनों का इंक्लिनेशन, इन दोनों लाइन का इंक्लिनेशन जो है वो क्या है 45 डिग्री। यहां पे ये हमने नहीं बताया कि बेस लाइन कौन सी है। अगर ये मैंने बताया होता कि बेस लाइन कौन सी है तो शायद फिर यहां पे कुछ गलत हो जाता, लेकिन यहां पे हमने बेस लाइन नहीं बताया कौन सी है। अब इस एंगल को कैसे भी उठा के रख दो, इसको अगर ऐसे पलट दोगे तो फिर तो सही हो गया, ठीक है। बट आप लोग ध्यान में रखें कि एंगल को हम हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करते हैं। मतलब राइट इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें तो राइट रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है, इस तरह से। यहां पे हमको एरो लगाना है, यहां पे हमको क्या करना है, एरो लगाना है, इस तरह से। क्लियर है? यहां पे एंगल बना हुआ है तो इसको हमको एरो लगाना है। क्लियर? अगर हम एरो लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सारे एंगल एंटी क्लॉक ही जा रहे हैं। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि एंगल को हम हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं। तो बच्चों यहां पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो यहां से चले हम यहां पे एंगल मेजर किए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर यहां से यहां पे गए, क्लियर है। फिर यहां से यहां पे गए, फिर यहां से यहां पे गए और ये कंप्लीट एंगल हो गया। सपोज करो कि आपको कंपास से बनाना है एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आप 30 डिग्री बना दोगे, यहाँ पे 45 डिग्री बना दोगे, यहाँ पे 90 डिग्री बना दोगे। इस तरह से ऐसे बढ़ते जाते हो। क्या आप लोगों ने कभी इस तरह से एंगल बनाया कि यहाँ पे दिया है तो ऐसे नीचे बना दो, ठीक है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में ही मेजर करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि एंगल की शुरुआत यहीं से होती है 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर 360, इस तरह से। क्लियर है? तो एंगल हम हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मेजर करते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट को भी जब हम डिफाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो क्वाड्रेंट की भी नेमिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब बच्चों क्वाड्रेंट के बाद देखते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट मींस एक्स और वाई की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव, एक्स एंड वाई बोथ। ठीक है, यहां पे एक्स भी आपका पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं बच्चों, आपने देखा कि सबसे पहले एक्स एक्सिस को हम डिफाइन करते हैं, फिर वाई एक्सिस को हम यहाँ पे रखते हैं। मतलब एक्स एक्सिस को पहले रखेंगे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को, दैट मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा को हम सबसे पहले रखेंगे और ऑर्डिनेट को हम बाद में रखेंगे। क्लियर है बच्चों? एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्लियर है? ऑर्डिनेट्स, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे हमने देखा कि जो हमारा एक्स वाई होगा वो क्या होगा, प्लस और प्लस, मतलब आपका एक्स भी प्लस में रहेगा और वाई भी आपका प्लस में रहेगा। क्लियर है बच्चों? फिर यहां पे सेकेंड क्वाड्रेंट में देखा हमने
तो x जो है वो आपका नेगेटिव है और y पॉजिटिव। सबसे पहले हम x को रखते हैं तो यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है। मतलब x भी आपका माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा। अब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x आपका पॉजिटिव में है बट y आपका नेगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। क्लियर है बच्चों। अब अगर इसी को कोऑर्डिनेट फॉर्म में करो, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x कॉमा वाई, इधर हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई, इधर हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। क्लियर है। और इधर हो जाएगा आपका x कॉमा माइनस वाई। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर है बच्चों। किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक। अब देखिए यहां पे आपके पूरे कार्टेशियन प्लेन को डिफाइन कर दिया गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं बच्चों, तो वो पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, आप लोग भी साथ में कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और कॉपी करना भी बहुत जरूरी नहीं है, अगर आप दिमाग में रखते हो तो ज्यादा बेटर है। और क्लास 9th में तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, बट फिर भी मैं इंट्रो दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट में नोट में यहाँ पे बच्चों कुछ मैं पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट में हो गया, हाँ एक चीज और बताना भूल गया बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है, ये ओरिजिन बोलते हैं और इसको ओरिजिन बोलते हैं इसीलिए इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ओरिजिन को हम हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख लो कि द कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस is called abscissa. Abscissa. Second हो गया, the coordinates of y-axis is called ordinate. बच्चों ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। थर्ड में हो गया, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज 0 0 ऑलवेज। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बच्चों 0 0 होता है। फोर्थ में, इफ x इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। x इक्वल टू अगर 0 होगा तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा। क्लियर है। फिफ्थ में देख लो बच्चों, इफ y इक्वल टू 0 then points lies on x axis। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और कैसे, इफ x एंड y बोथ आर 0 देन पॉइंट लाइज ऑन ओरिजिन। तो यहाँ पे हमने ओरिजिन का पहले ही लिख दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पे ये करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल जुबान पे रटी होनी चाहिए, है ना, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। और कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट का जब भी हम करते हैं तो हम कार्टेशियन प्लेन बना के ही करते हैं। कार्टेशियन प्लेन बना के सबसे पहले पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे, वहां पे इंडिकेट करेंगे, उसके बाद जो भी फिगर वहां पे आएगा उस फिगर की प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है, किस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, हाउ टू प्लॉट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में किस तरह से प्लॉट करते हैं। तो अब ये चीजें तो आप लोग प्रीवियस क्लासेस में भी देखे हो, है ना, पर थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं फिर से, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो।
और बच्चों सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं, तो आपको ये भी चीजें पता होनी चाहिए, ट्रायंगल एंगल ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं, बेसिक्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमको सपोज कुछ पॉइंट प्लॉट करने हैं, ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया और वाई डैश हो गया। अब बच्चों यहाँ पे मैं अगर बोलूं, पहले तो क्वाड्रेंट आपको बताने कौन से क्वाड्रेंट में, तो बच्चों अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि a इक्वल टू -2 and 3, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि -x है और y प्लस में है। तो आपने देखा था कि हाँ -x माइनस में है और y प्लस में है। तो अगर इस पॉइंट को हमको डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर मैं बोलूं कि b 0 3, ये कहां आएगा बच्चों? ये क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये एक्सिस पे आएगा। कौन से एक्सिस पे? आपने देखा था कि इफ x इक्वल टू 0 देन पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों अब ये y क्या है? पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव साइड क्या होती? ये, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, क्लियर है, ये एक्सिस पे आएगा। अगर मैं c की बात करूं, यहाँ पे मैं बोल दूं -a एंड -b, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट दे दूं तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे x भी आपका निगेटिव है और y भी निगेटिव है। तो पॉइंट को बच्चों इस तरह से प्लॉट करते हैं। ये प्रीवियस क्लास की चीजें हैं और इतना तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। मैं 5 मिनट का लेक्चर रहेगा तो मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ोगे, वहां पे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती